जी बेटा। देखिए बेटा, हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। वो बेसिकली क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के ज़्यादातर दो एमसीक्यूज या एक एमसीक्यू आता रहता है, मतलब ये रुझान है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के जो एमसीक्यूज होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, आपको मिसिंग फिगर फाइंड करनी पड़ती है। मतलब कभी कभार वो सवाल में आपसे ये सवाल करता है कि भाई ये बताएं कि हमारे पास जो है वो कैपिटल का बैलेंस कितना है। कभी कभार बोलता है प्रॉफिट बताओ, कभी कभार बोलता है सेल्स बताओ, परचेज बताओ। तो इसके इस टॉपिक के जितने भी सवाल हैं, इसके लिए जैसे कभी कभार वो बोलेगा सेल्स फाइंड करो, तो आपको मार्जिन मार्कअप का बताओ सेल्स फाइंड करने के लिए, कि मार्कअप मार्जिन कैसे यूज करते हैं। दूसरी चीज आप लोगों को ये बताओ कि रिसीवेबल्स का, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसका आपको आइडिया हो। ठीक है। इसी तरीके से पेपर में सवाल आता है परचेजेस फाइंड करने का, तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स की इक्वेशन आती हो और ट्रेड पेपर का अकाउंट बनाना आता हो परचेज को फाइंड करने के लिए। मिसिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में क्या होता है? मिसिंग फिगर फाइंड करनी होती है। तो मिसिंग फिगर फाइंड करने के लिए या तो हम इक्वेशन यूज करते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हम इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन बना के फिगर फाइंड करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं टी अकाउंट बनाते हैं। जैसे वो कहता है क्रेडिट सेल्स बताओ, क्रेडिट परचेज बताओ, तो टी अकाउंट बनाते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, रेशियोज यूज करते हैं। अगर सवाल में वो मार्कअप मार्जिन दे दे, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करें और मार्कअप मार्जिन लगा के जीपी एंड देन सेल्स फाइंड करें। तो ये तीन तरीके होते हैं किसी मिसिंग फिगर को फाइंड करने के, इक्वेशन, टी अकाउंट एंड रेशियोज। अब आते हैं, हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। लाइक ये सवाल है मेरा, आपके स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। असारबा हैज अ फाइनेंशियल ईयर एंड एट 31st दिसंबर। ठीक। ऑन 31st मार्च 2020 शी ट्रांसफर्ड हर प्राइवेट व्हीकल टू द बिजनेस एट वैल्यू ऑफ 12,000। जब भी ऑनर कोई चीज ट्रांसफर करता है वो कहलाता है एडिशनल कैपिटल। इससे कैपिटल क्या होता है? इंक्रीज होता है। उस वो किस वैल्यू पे लिखेंगे? जो एग्रीड वैल्यू है। एक होती है कॉस्ट, एक होती है कि उसने जब ट्रांसफर किया था उस वक्त क्या वैल्यू थी, तो उस वक्त जो वैल्यू होगी वो लेंगे। तो ये तो आसान है। वरना कभी कभार वो कहता है कि उसकी परचेज प्राइस इतनी थी और उसकी ट्रांसफर प्राइस इतनी थी, तो जो एग्रीड वैल्यू है, जो ट्रांसफर प्राइस है, हम वो लेंगे। उसके बाद कह रहा है हर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2020 वाज 7,800। उसका जो प्रॉफिट था वो 7,800 था। इससे भी कैपिटल बढ़ता है। और उसकी जो कैश ड्राइंग थी वो 8,000 थी। इससे उसका कैपिटल क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। और डेप्रिसिएशन ऑफ 900 हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन द व्हीकल। उसके अलावा हमने डेप्रिसिएशन भी क्या की है? व्हीकल के ऊपर प्रोवाइड की है। ठीक। अच्छा जी। उसके बाद शी ऑल्सो टुक गुड्स फॉर ऑन यूज विद कॉस्ट प्राइस ऑफ 1,000। वो उसके अलावा अपने साथ गुड्स भी विड्रॉ करके गया है। उसकी कॉस्ट प्राइस 1,000 थी और उसकी सेलिंग प्राइस 2,000 थी। ये बात हमेशा याद कीजिएगा। ऑनर अगर कोई गुड विड्रॉ कर दे, ऑनर अगर कोई गुड विड्रॉ कर दे, जब भी कोई ऑनर गुड विड्रॉ करेगा उसको हमेशा हम किस पे लेंगे बेटा? उसको हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे लेंगे। उसको हम क्या नाम है, कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं लेंगे अगर ऑनर खुद गुड विड्रॉ करे। अगर कोई चीज लगा रहा है, कोई चीज लगा रहा है बेटा, मुदस्सिर माइक बंद कर दें। कोई चीज लगा रहा है तो उसमें हम ये करते हैं, उसको हम परचेज प्राइस पे नहीं लेते, एग्रीड वैल्यू पे लेते हैं। और कोई चीज लेके जा रहा है तो उसको हम कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं। ठीक है। वो सवाल ये कर रहा है, ये बताएं उसके कैपिटल में कितना इंक्रीज आया, उसके कैपिटल में कितना इंक्रीज आया। तो आप सबको पता है, हम जब एसओएफपी बनाते हैं तो सबसे पहले आप लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो आपने ये देखना है हम कैपिटल में क्या क्या चीजें ऐड करते हैं। तो आप सबको बताओ, हम जब ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल में हम क्या ऐड करते हैं? सबसे पहले हम ऐड करते हैं प्रॉफिट। सबसे पहले हम क्या ऐड करते हैं? प्रॉफिट। देन इसमें से हम क्या करते हैं, अगर कोई एडिशनल कैपिटल है, कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है ऑनर ने, हम वो भी इसके अंदर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन याद करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके अलावा सर कभी कभार क्या होता है, ऑनर गुड विड्रॉ कर लेता है, तो जो भी उसने ड्राइंग की होगी वो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और आखिर में हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्लोजिंग कैपिटल, या वो कहलाएगा कैपिटल एट द एंड। अब इसने आपसे क्लोजिंग कैपिटल नहीं पूछा, इसने आपसे सवाल में इसने ये पूछा है कि फॉर सपोज हमारा कैपिटल साल के शुरू में जो भी था, साल के शुरू में हमारा जो भी कैपिटल था, जाहिर है आपने उसमें प्रॉफिट ऐड किया होगा, आपने उसमें एडिशनल कैपिटल ऐड किया होगा, आपने ड्राइंग को माइनस किया होगा। तो आप ये बताएं कितनी चीजें आपने इसमें ऐड, आपका जो भी ओपनिंग कैपिटल था उसमें आपने कितना अमाउंट ऐड या माइनस किया। मतलब आपका जो कैपिटल बढ़ा है तो वो कितने से बढ़ा है ये बताना है।
तो इसको बेटा कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका ये है, सबसे पहले हम देखेंगे सवाल में प्रॉफिट। तो सवाल में प्रॉफिट ये रहा दिया हुआ आपके सामने 7,800, हम ये लिख देते हैं 7,800 से कैपिटल बढ़ जाएगा, इसको हम कर देते हैं प्लस। उसके बाद सर क्या उसने कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है? बेटा माइक बंद कर दें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। क्या उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है? यस सर, उसने 12,000 रुपए की एडिशनल इन्वेस्टमेंट की थी। तो ये भी हम क्या कर देंगे सर, ये भी हम ऐड कर देंगे 12,000। इससे भी क्या होगा, उसका कैपिटल बढ़ेगा। उसके बाद सर उसने कोई ड्राइंग की है? सर उसने कोई ड्राइंग की है? यस सर, ड्राइंग उसने सवाल में दी हुई है। एक उसकी कॉस्ट प्राइस है और एक उसकी सेलिंग प्राइस है। हम हमेशा अगर कोई ड्राइंग होती है तो हम उसकी कॉस्ट प्राइस लेते हैं। तो वो कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा? वो कॉस्ट प्राइस है आपका, अल्लाह भला करे, 1,000। ये 1,000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सर ये डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे बेटा? बेटा डेप्रिसिएशन जो है, अगर उसने प्रॉफिट में नहीं लिखी तो हम फिर प्रॉफिट को ठीक करेंगे। अब उसने ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमारा जो प्रॉफिट था पूरे साल का वो था 7,800। ये नहीं लिखा कि ये प्रॉफिट गलत है या ड्राफ्ट प्रॉफिट, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो ये डेप्रिसिएशन ने क्यों दिया? ये डिस्ट्रैक्टर के तौर पे दिया है। मैंने पहले ही क्लास में बताया था कुछ चीजें ऐसी होती हैं, 8 या 9 के करीब सवाल ऐसे होंगे कम से कम, मतलब 7 तो कम से कम है, 7 सवाल कम से कम है जिसमें वो डिस्ट्रैक्टर देता है। डिस्ट्रैक्टर मीन्स कि उस वैल्यू का कहीं यूज नहीं होता। अब असल में मसला पता है क्या है, सवाल फिर आसान हो जाता है। अगर वो ये चीज नहीं देता ना, तो सब बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं और इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो वो जानबूझ के सेलिंग प्राइस भी दे रहा होता है, जानबूझ के रेफर भी दे रहा होता है, ताकि सवाल थोड़ा मुश्किल बन जाए, थोड़ा सा बच्चे को परेशानी हो और अच्छे बच्चे सॉर्ट आउट हो सके। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, आप देख लें, +12,000 +7,800, आई थिंक ये 19,800 हो जाएगा। और माइनस इसमें से 1,000 कर देंगे। बताएं इसका क्या आंसर आया? मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की? जी बेटा, एक मिनट मैं दोबारा देख लेता हूँ, मैंने कोई मिस्टेक इसमें की हो तो। एक मिनट कीजिएगा, जस्ट वेट कीजिएगा, जस्ट वेट कीजिएगा। अच्छा जी बेटा, कैश ड्राइंग मैंने इग्नोर कर दी थी। मैं कैश ड्राइंग वो कितनी थी, 8,000 थी, मैंने वो इग्नोर कर दी थी, मिस आउट हो गई थी ये। ठीक है, अब आप बताएं इसका आंसर क्या है जी गाइस। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आप लोग देख लीजिएगा इसका जो भी आंसर है। हम आगे चलते हैं। इसमें कुछ सवाल रेशोज के हैं, मैं उसको स्किप आउट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ अभी वो सवाल कर रहा हूँ जिसका ताल्लुक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। कभी कभार इन्वेंट्री स्टोलन का सवाल भी आता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में, कि ये बताएं हमारी इन्वेंट्री जो चोरी हो गई या हमारी इन्वेंट्री डैमेज हो गई, ये बताएं वो कितनी थी। तो इसके लिए इक्वेशन याद कर लें, इसके लिए इक्वेशन याद कर लें। एक तो ये ऊपर वाली इक्वेशन देख लें अच्छे तरीके से, ये वाली इक्वेशन भी देख लें जो लिखी है। ये वाली इक्वेशन आप लोग देख लें, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, वो ओपनिंग कैपिटल की जगह पे, क्लोजिंग कैपिटल की जगह पे नेट एसेट का वर्ड यूज करता है। मतलब वो कहता है सवाल में, वो सवाल में ये कहता है कि नेट एसेट कितने थे साल के शुरू में, नेट एसेट कितने थे साल के एंड में, वो आपको ये भी दे रहा होता है। तो इसका ख्याल कीजिएगा सर। तो ये इक्वेशन याद कर लें, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का जब भी सवाल आता है अमूमन ये इक्वेशन यूज होती है जब भी वो प्रॉफिट फाइंड करने को बोलता है। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये सवाल है इन्वेंट्री स्टोरिंग का, ये भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में आता है। इसको कैसे करेंगे, इसके लिए भी आपको एक इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, और वो इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स की इक्वेशन। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम पहले क्या लिखते हैं, पहले आप लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर क्या लिखते हैं, फिर आप लिखते हैं नेट परचेजेस। नेट परचेजेस में सब कुछ आ जाएगा। नेट परचेजेस में अगर कोई परचेज रिटर्न है तो वो भी आ जाएगी, मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो माइनस करेंगे। फिर माइनस करेंगे इन्वेंट्री स्टोलन या इन्वेंट्री डैमेज, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये इक्वेशन याद करना, इसमें ये एक चीज मैंने इजाफी लिखी है, इन्वेंट्री सॉरी इन्वेंट्री स्टोलन मैंने इजाफी लिखी है। अब इस सवाल को करने का तरीका क्या है, अब इस सवाल में आपसे इन्वेंट्री स्टोलन पूछ रहा है, तो आप देखें इसने आपको सवाल के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है। ठीक है, सवाल में इसने आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है। ठीक है, सवाल में इसने आपको परचेजेस भी दी है, अगर परचेज रिटर्न होती माइनस करता, कैरेज इनवर्ड होता तो ऐड करता, अगर विद गुड्स विड्रॉन होता तो वो उसमें क्या करता, माइनस करता, क्योंकि ये नेट परचेजेस का वर्ड मैंने यूज किया यहाँ पे। सर उसके अलावा हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स दी थी, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो उसने सवाल में रेवेन्यू दिया हुआ है और आपके सामने उसने मार्कअप दिया हुआ है। अच्छा, जब भी मार्कअप 33 1/3% लिखा हो, इसको 1/3 कर दिया करें, इसको 1/3 कर दिया करें, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है।
चीजें आसान हो जाती है। तो आप सबको पता है हमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास रेवेन्यू कितना है, 45,600, ये हमारा रेवेन्यू है। इसको मल्टीप्लाई हम मार्कअप से नहीं कर सकते, मार्कअप को मार्जिन में चेंज करना पड़ेगा। तो आप सबको मैंने एक रूल सिखाया था, पहले इसको आप लिखें फ्रिक्शन में, तो ये हो गया 1/3। फिर मार्कअप है, मार्कअप के आखिर में क्या आ रहा है, पी, पी फॉर पॉजिटिव। तो जो भी आपका न्यूमिनेटर है वो नीचे क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये +1 कर दें, तो ये हो जाएगा 1/4। मुझे बता सकते हैं 45,600 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कितना आंसर आएगा, जल्दी बताएं। ये कोई गाइस जल्दी बताएं, 45,600 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/4, आई थिंक सो 10,000। और क्या नाम है, 5,000 है तो 12,500, और 600 है तो 600 को 12,500, 12,650 ऐसा कुछ आएगा, जल्दी बताएं। आप में से किसी बच्चे के पास कैलकुलेटर हो, जल्दी से बताएं। 45,600 मल्टीप्लाई 1/4, सिर्फ 11,400 आएगा। 11,400 आप क्या करें, ये इसमें से माइनस कर दें। क्या मतलब बेटा, बेसिकली मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए मैं क्या करूंगा, रेवेन्यू में से जीपी को माइनस करूंगा। तो सेल्स रेवेन्यू को जब आपने मल्टीप्लाई किया, सेल्स रेवेन्यू को जब आपने मल्टीप्लाई किया 1/4 से, तो आपके पास जीपी आ गया। ये जीपी हम माइनस करेंगे, बाकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। मुझे जल्दी से बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है। मुदस्सिर बेटा मैं आपको समझाता रहूंगा बाद में, आप सिंपल सा एक रूल याद कर लें। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे सामने सवाल में सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, और हम मार्कअप मार्जिन लगा के पहले जीपी फाइंड कर रहे हैं, और जीपी माइनस करके हम कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें अगर मुश्किल लग रही हो तो मैं इस पे अलग क्लास लूंगा आपकी, ठीक है ना। तो मुझे बता सकते हैं मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ जाएगी बेटा, 45,600 माइनस 11,400, बी क्विक गाइस। सर ये हो जाएगा, आपका अल्लाह भला करे, 35,000, 35,000, 34,000, 34,600 है, और -400 कर दें, तो ये हो जाएगा 34,200 हो जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ बेटा। अब आप कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा जी, बेटा असल में बेटा ये मार्कअप गिवन है बेटा, मुदस्सिर बेटा, हमें सवाल में मार्कअप गिवन है। मार्कअप कभी भी रेवेन्यू पे नहीं लग सकता। मार्कअप का मतलब होता है प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, जबकि ये हमारे पास रेवेन्यू है। रेवेन्यू मल्टीप्लाई हमेशा मार्जिन पे होता है। ये जो उसने बोला ना 1/3, ये कॉस्ट का 1/3 है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का 1/3 है। मेरे पास तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो गिवन ही नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, इस पे मैं इंशाल्लाह कभी अलग बैठ के बात करूंगा, मतलब सिर्फ क्योंकि अभी टाइम मेरे पास शॉर्ट है। इस पे मैं अलग बैठ के बात करूंगा, मार्कअप किसे कहते हैं, मार्जिन किसे कहते हैं। अच्छा जी, अब आगे कैसे काम करेंगे सर, सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है, वो कितनी है, 8,300। सवाल में परचेजेस दी हुई है, वो कितनी है, 33,600। ठीक है, सवाल में क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है सर, वो दी हुई है 4,500। और स्टोलन इन्वेंट्री हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, 34,200। ठीक है, अब आप सारी चीजें इंटरचेंज करें, आगे रीअरेंज करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं आगे चलूं, आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा क्योंकि टाइम की कमी है, तो हम आगे चलेंगे बेटा। अब आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर बारक ड्राफ्ट अकाउंट शोड अ कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ 4,300। साल के आखिर में जो बारक का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था वो था 4,300। उसकी his drawing account included a debit entry of 150 for goods taken। उसके ड्राइंग अकाउंट में क्या था, 150 for good taking for her own use आ रहे थे। Bark realized that this entry has been recorded in error at selling price rather than cost price. He sells goods with a markup of 50%. What is the correct capital account balance? ठीक है, उसका उसने जब ड्राइंग अकाउंट को देखा तो ड्राइंग अकाउंट में उसने जाकर डेबिट किया था 150। वो बताना बेसिकली ये चाह रहा है कि ये उसने सेलिंग प्राइस पे लिख दिया। ड्राइंग हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आती है, किस पे आती है बेटा, ड्राइंग कॉस्ट प्राइस पे आती है। उसने ड्राइंग को सेलिंग प्राइस पे लिख दिया, तो हम देखेंगे इसकी कॉस्ट बनती कितनी है, पहले हम ये देखेंगे। ड्राइंग गलत रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है, ड्राइंग ऑफ गुड्स उसने कंप्लीटली गलत रिकॉर्ड की है। तो उसको ठीक कैसे करेंगे, आपके सामने मार्कअप दिया हुआ है, आप सबको पता है, पहले इसको लिखेंगे फ्रिक्शन में, तो ये हो जाएगा 50/100। और फिर ये मार्कअप है, इसको मार्जिन में चेंज करेंगे, क्यों सर, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है। ड्राइंग कभी सेलिंग प्राइस पे नहीं आती, ये सेलिंग प्राइस है। तो हम इसको इस 50 जो है, मार्कअप का मतलब होता है P4, जो भी 50 आ रहा है, जो भी 50 ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है, ये नीचे ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 50/150, 50/150। ठीक है, ये 50/150 हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 150 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50।
ये 50 हमारे पास क्या है, ये प्रॉफिट है, ये सेलिंग प्राइस पे जो प्रॉफिट शामिल होता है वो शामिल होता है। बेसिकली मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, हमारे पास गुड्स थे 100 के, हमने गलती से जाके वो 150 पे जाके लिख दिया। मतलब हम जब ड्राइंग रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमने ड्राइंग को डेबिट किया 150 से और परचेजेस को क्रेडिट किया 150 से, मतलब पूरी एंट्री सेलिंग प्राइस पे की, हालांकि ये एंट्री कॉस्ट प्राइस पे करनी थी। अब जाहिर है हमें कैपिटल ठीक करना होगा, तो हमारे पास कैपिटल आ रहा है 4300 आ रहा है, कितना आ रहा है 4300 आ रहा है, तो हमने ड्राइंग ज्यादा रिकॉर्ड कर दी। अब ड्राइंग को जब कम करेंगे तो कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, तो 50 से क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा। और दूसरा इम्पैक्ट क्या है, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। दूसरा इम्पैक्ट क्या है देखें, बेसिकली ये एंट्री हमने की है, ड्राइंग को डेबिट किया था 150 से, परचेजेस को क्रेडिट किया था 150 से, हमने ये वाली एंट्री रिकॉर्ड किया, ड्राइंग को डेबिट किया है, परचेजेस को हमने क्रेडिट किया। अब इस एंट्री को हम ठीक करेंगे, जाहिर है हमने ड्राइंग ज्यादा रिकॉर्ड कर ली है, तो ड्राइंग को हम कम कर देंगे कितने से, 50 से, और परचेजेस को भी हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे 50 से। अब जब हम ड्राइंग को कम करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा कैपिटल बढ़ेगा, लेकिन जब हम परचेजेस को डेबिट करेंगे, जब हम परचेजेस को डेबिट करेंगे इससे हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होगा। प्रॉफिट भी जाके कैपिटल में जाके ऐड होता है ना बेटा, जब प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो ये क्या होगा, आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ओवरऑल इस पर नेट इम्पैक्ट क्या होगा, निल होगा, और हमारा कैपिटल 4300 ही रहेगा। बेसिकली बेटा हमेशा एक बात क्या याद रखा करें कि कैपिटल पे प्रॉफिट भी इंपैक्ट करता है, कैपिटल पे लॉस भी इंपैक्ट करता है, कैपिटल पे ड्राइंग भी इंपैक्ट करता है, कैपिटल पे एडिशनल कैपिटल भी इंपैक्ट पड़ता है। आप, मैंने ऊपर पूरी इक्वेशन करवाई थी, याद है, ये इक्वेशन करवाई थी, ये देख लें। आपकी कैपिटल में प्रॉफिट भी जाता है, एडिशनल कैपिटल भी जाता है, ड्राइंग भी जाता है। तो इस एंट्री के अंदर क्या हुआ है, हमारी ड्राइंग रिड्यूस हो रही है, ड्राइंग बढ़ नहीं रही, रिड्यूस हो रही है, तो वो कैपिटल को बढ़ा देगी, लेकिन साथ में प्रॉफिट भी कम हो गया ना बेटा। आपने एक परचेजेस को 150 से कम किया था, अब आप परचेजेस को 100 से कम करेंगे, ठीक है। परचेजेस को आपने पहले 150 से कम किया था, परचेजेस एक्सपेंस है तो प्रॉफिट बहुत कम हो गया था, अब आप 100 से कम करेंगे तो अल्टीमेटली इससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। सॉरी, मैंने कहा कहाँ किया, दोबारा सुन लीजिएगा। हम जब ड्राइंग हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर ली, ड्राइंग को जब हम कम करेंगे, ड्राइंग को कम करने से बेटा क्या होगा, हमारा कैपिटल बढ़ेगा, तो मैंने ऐड किया है। दूसरी बात, हम परचेजेस को जाके बढ़ाएंगे, परचेजेस हमने सॉरी परचेजेस हमने क्रेडिट की थी 150 से, परचेजेस जब हमने क्रेडिट की तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। अब परचेजेस को जाके डेबिट करेंगे 50 से, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा रिकॉर्ड कर ली, परचेजेस 100 करनी थी, तो परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा, तो -50 से क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल भी कम होगा, ओवरऑल इसका नेट इम्पैक्ट होगा। अब बेटा आगे चलते हैं, ये सवाल थोड़ा मुश्किल था। अब इस तरह के सवाल भी आते हैं आपके सामने कि पेपर में क्या करता है, वो आपको सिंपल सवाल भी देता है कि ये बताओ सेल्स कितनी थी, ये बताओ परचेजेस कितनी थी, ये बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी थी। तो इसके लिए मैंने पहले ही बताया, या तो इक्वेशन बनाओ या टी अकाउंट बनाओ, तो इसमें आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मैंने आपको इक्वेशन सिखाई थी, अगर आपको याद हो, मैंने लिखा था ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस मैंने लिखा था नेट परचेजेस। नेट परचेज में बेटा तीन चीजें आती हैं, और फिर मैंने लिखा था क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर मैंने लिखा था इन्वेंट्री स्टोलन या डैमेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये इक्वेशन मैंने बनाई थी, तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री पे आते हैं, वो कितनी है, सॉरी सॉरी, वो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटा, 10,000 है। आप लोग साथ में कैलकुलेटर रखेंगे तो फायदा होगा बेटा, अगर इस तरह मैं ही बोलता रहूंगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, तो आप लोग भी साथ साथ इस सवाल को करें। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 थी, मैं वो लिखूंगा, प्लस करूंगा बेटा, प्लस हमारे पास परचेजेस कितनी है, 75,000 है, तो 75,000 लिखूंगा। नेट परचेजेस में क्या आता है, परचेजेस आता है, परचेज रिटर्न आता है, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स आता है, और कैरेज एनवर्ड आता है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। अब ये दो रिटर्न है, एक डेबिट बैलेंस है, एक क्रेडिट बैलेंस है, कौन सा वाला लिखेंगे यहाँ पे। बेसिकली हमें चाहिए परचेज रिटर्न, हमें चाहिए परचेज रिटर्न। अब आपने मुझे बताना है इन दोनों में से परचेज रिटर्न कौन सा है, क्योंकि रिटर्न दो है इसमें, एक डेबिट वाला एक क्रेडिट वाला। अब आपने मुझे बताना है कौन सा लेंगे सर। बेटा एक बात हमेशा याद कीजिएगा, परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, हम क्रेडिट वाला लेंगे। काफी लोगों को बेटा कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, मजा नहीं आएगा बेटा, बता रहा हूँ, हम क्रेडिट वाले लेंगे। देखिए सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई डिस्काउंट दे दिया जाए, एक डेबिट एक क्रेडिट है, कौन सा अलाउड होगा कौन सा रिसीव्ड होगा, तो डिस्काउंट रिसीव इनकम की तरह होता है, वो क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस की तरह है, वो डेबिट साइड पे आ रहा होगा।
तो परचेज परचेज एक्सपेंस है बेटा, तो परचेज रिटर्न क्या इनकम की तरह है, तो वो क्रेडिट पे आ रहा होगा। तो हम यहाँ इक्वेशन यूज कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की, तो यहाँ नेट परचेजेस में क्या आएगा, परचेज रिटर्न माइनस होगी। तो मैंने परचेज रिटर्न उठाई बेटा, ये इग्नोर करेंगे, ये इसने ऐसी दी है सर। उसके बाद सर क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री सवाल में कितनी आ रही है सर, वो 12,000 आ रही है, डेट का बहुत ख्याल कीजिएगा। उसके बाद सर ये जो इन्वेंट्री स्टोलन है, गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर ओन यूज, सर ये भी आएगा। और आप सबको पता है ये हम क्या करते हैं, परचेजेस से माइनस करते हैं, तो इसको माइनस करेंगे सर। नेट परचेजेस में सर क्या क्या आता है, पहले ये समझा दो। नेट परचेजेस में आपका परचेजेस आता है, नेट परचेजेस में आपकी परचेज रिटर्न आती है, नेट परचेजेस में ऑनर ने जो गुड विड्रॉ की थे, गुड्स गुड्स विड्रॉ किए थे वो आता है, और उसके अलावा कैरेज इनवर्ट भी आता है। चार चीजें आती है, इसे में रखिएगा। अच्छा जी, इसका टोटल करेंगे, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। बताएं बेटा क्या आंसर आ गया। तो ये इक्वेशंस याद करनी पड़ेंगी बेटा, इक्वेशंस याद होंगी तो सारे सवाल होंगे। जी गाइस, क्या आंसर आया बेटा, जाग जाओ, आज नहीं जागे तो कब जागोगे यार। मैं सिर्फ शायद अहमद को पढ़ा रहा हूँ, बाकी सारे मर्द मुजाहिद नहीं है। चले हम आगे चलते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये गलती से डॉटफुल डेट का सवाल है, इसमें रेशोज के सवाल भी शामिल है, पर मैं वो सवाल करवाना चाह रहा हूँ जिनका ताल्लुक स्पेशली इनकम रिकॉर्ड से। अच्छा बेटा, ये भी एक सवाल है, इसको भी जरा ट्राई करते हैं। इनकम रिकॉर्ड में बेटा वो सवाल आते हैं ज्यादातर जिनमें मिसिंग फिगर्स होती हैं, लाइक परचेजेस ढूंढनी होगी, सेल्स ढूंढनी होगी, कैपिटल का बैलेंस ढूंढना होगा, इन्वेंट्री स्टोरेज ढूंढनी होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री ढूंढनी होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स ढूंढनी, इस तरह के सवाल आते हैं। तो आपको इक्वेशंस दो तो याद हो जानी चाहिए, एक कैपिटल वाली और एक इन्वेंट्री वाली, जो ऊपर मैंने बनाई है कॉस्ट ऑफ सेल्स वाली वो वाली। तो यहाँ भी कॉस्ट ऑफ सेल्स की इक्वेशन ही यूज होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स की इक्वेशन ही यूज करेंगे, और वो इक्वेशन है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। अब इसमें इशू क्या है, सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, हमने ओपनिंग इन्वेंट्री लिख दी कितनी, 50,000। अच्छा, नेट परचेजेस यहाँ कुछ है ही नहीं, तो मतलब परचेजेस ही लिखनी है, ठीक है। उसके बाद सर क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 75,000, मैं माइनस कर दूंगा। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, अगेन बताऊं, देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दी, तो सवाल में इसने आपको क्या दिया है, सवाल में इसने आपको मार्जिन दिया हुआ है। आपने क्या करना है सर, मार्जिन तो डायरेक्ट लगता है सेल्स पे, आप लगाएं, आप 2 लाख का 25% निकालें, 2 लाख का 25% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50,000, और 2 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 1.5 लाख आ जाएगा। पहले 2 लाख का 25% निकालें, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, वो उसमें से कर दें माइनस, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 1.5 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ये 75,000 वहां जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,25,000, और ये 50,000 जाके वहां माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,75,000। आंसर इज सी। चेक कर लीजिएगा सी आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करें ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बने। अच्छा जी, कभी कभार आपको सवाल में वो अकाउंट भी बनवा सकता है आपसे, आपको पेबिल का अकाउंट भी बनवा सकता है। अच्छा, ये सवाल तो कंट्रोल अकाउंट का हो गया वैसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड रिसीवेबल का, ट्रेड पेबल का अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये पता होना चाहिए। तो पेपर में आपसे कंट्रोल अकाउंट भी बनवा सकता है, क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज फाइंड करने के लिए। ये आपने सीखा होगा कि इनकम रिकॉर्ड में अगर हमें क्रेडिट परचेजेस फाइंड करनी हो, क्रेडिट सेल्स फाइंड करनी हो, इस बार इनकम रिकॉर्ड आएगा बेटा पेपर में। लेकिन जो टॉपिक P2 में टेस्ट हो जाते हैं उसके चांसेस कम होते हैं, तो इनकम रिकॉर्ड नहीं आया था तो एक्सपेक्ट करें कि उसके 2 सवाल आएंगे और मिसिंग फिगर्स आएंगे। तो इस सवाल में परचेज ledger कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस पूछा है, ये तो बहुत आसान है, आप सब लोग कर लेंगे इजीली। मैं स्पीड से लिख देता हूँ, परचेज ledger कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, तो सर ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे आता है। हमने क्रेडिट परचेजेस की थी, कहाँ आएगी सर, क्रेडिट साइड पे आएगी सर। हमने चेक पे किया था सर, कहाँ आएगा सर, डेबिट साइड पे आएगा सर। हमारा सप्लाई रिड्यूस हो जाता है ना, डेबिट करते हैं सर। कॉन्ट्रा विद सेल्स लेजर कहाँ आएगा सर, डेबिट साइड पे आएगा। कॉन्ट्रा में ख्याल कीजिएगा कभी कभार दो बैलेंस भी दे देता है, मतलब एक दे देगा 600, एक दे देगा 400, हमेशा हम लोअर वाला लेंगे, हमेशा हम कम वाला लेंगे। डिस्काउंट रिसीव है सर, क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे सर। आप दोनों साइड का टोटल करें, दोनों साइड टोटल करें, एक्सपेक्टेडली क्या होगा, ये वाली साइड हायर होगी, ये वाली साइड हायर होगी। जो भी टोटल आए उसमें से
ये वाला डेबिट साइड वाला आइटम माइनस कर लें, आपके पास जो आंसर आएगा वो आप देख लें क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसमें बस ख्याल कीजिएगा वो चीजें लिखनी है आपने जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में आती है। लाइक डिस्काउंट रिसीव मैंने लिखा है, अगर डिस्काउंट अलाउड होता मैं नहीं लिखता। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हम कुछ और सवाल भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, ये सवाल मैं चाहूंगा आप लोग करें। इस सवाल में क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट बताएं, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप भी ट्राई करें, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। आपको प्रॉफिट ऊपर दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें। बस ये देखिए कि जीपी के बाद क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग अदर इनकम ऐड करते हैं और एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट आता है। चले मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। देखिए इक्वेशंस बाज दफा बना के हम नहीं दे सकते क्योंकि सवाल डिफरेंट होते हैं, तो आपके जहन में होने चाहिए। अगेन मैं बताऊं, जब भी कोई पेपर मिसिंग फिगर पूछी जाए, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग क्या करते थे, जो अदर इनकम होती थी वो ऐड करते थे। अदर इनकम में क्या आता था, डिक्रीज इन प्रोविजन आता था, डिस्काउंट रिसीव आता था, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आता था। एंड देन आप लोग क्या करते थे, एक्सपेंसेस क्या करते थे, माइनस करते थे। आप सेकेंडरी एक्सपेंसेस माइनस करते थे, ठीक है ना, और आखिर में आपके पास क्या आता था, प्रॉफिट आता था। अगर लॉस होगा तो वो माइनस में लिखेंगे, ठीक है बेटा, ये ख्याल कीजिएगा। अब ये इक्वेशन मैंने आपके सामने बना दी। देखें बाज़ दफा सवाल ऐसे होते हैं कि आपको अपने जहन से सोचना पड़ता है। तो अब इस सवाल में देखें, आप मुझे आंसर बताएं, फिर मैं आपको अपना आंसर बताता हूँ इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपसे उसने ये पूछा है, तो रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। आपको प्रॉफिट सवाल में गिवन है 31,000, एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, अदर एक्सपेंसेस आएंगे एक्सपेंसेस में, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। अदर इनकम में क्या आएगा, डिक्रीज इन प्रोविजन आएगा, डिस्काउंट रिसीव आएगा, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आएगा। ये इसने डिस्ट्रैक्टर दिया है, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड हमारा प्राइमरी एक्सपेंस है, ये जीपी से पहले आता है, जीपी के बाद नहीं आता। हम जीपी पता है किस तरह फाइंड कर रहे हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करके नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम रिवर्स ऑर्डर में काम कर रहे हैं। अगर वो मुझे कहता है सेल्स दे देता और कॉस्ट ऑफ सेल्स के आइटम दे देता, तो फिर मैं इसको कंसीडर करता। तो हम इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर के अंदर काम कर रहे हैं, तो इसको मैं करा देता हूँ। हम जीपी लिखेंगे, जीपी में फाइंड करना है इसको, और प्लस करेंगे अदर इनकम। अदर इनकम में डिक्रीज इन प्रोविजन भी आएगा, ऐड कर लें, प्लस डिस्काउंट रिसीव भी आएगा, ऐड कर लें, और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल भी आएगा सर, ऐड कर लें, कितना है, 300। और सर हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, क्या नाम है, आपकी जो अदर एक्सपेंसेस है वो माइनस करेंगे। अगर कैरेज आउटवर्ड होता तो वो मैं माइनस कर देता बेटा, अगर कैरेज आउटवर्ड होता। कैरेज इनवर्ड जो है प्राइमरी एक्सपेंस है, मैंने आपको यहाँ लिखा था कि यहाँ सेकेंडरी एक्सपेंसेस आते हैं, जो आप जिनका ताल्लुक डायरेक्ट परचेज से नहीं हो। और प्रॉफिट हमारे पास कितने आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 31,000। अब आप दोनों चीजों को रीअरेंज करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है। आई थिंक सो 55,000 आंसर आएगा, बी आंसर आएगा। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है, जल्दी बताएं बेटा ताकि हम आगे जा सकें। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है बेटा, मुझे मैसेज में रिप्लाई करें जल्दी से। गाइस मेरी बातें समझ में आ रही हैं, ओके ठीक, आगे चलते हैं सर। चलें जी, अब ये एक और सवाल है, इसमें आपसे पूछा है कि ये बताएं कि ऑनर का कैपिटल कितना था, साल के एंड में कैपिटल कितना था। तो आपने कैपिटल की इक्वेशन सीखी थी, मैंने बताया था कैपिटल एट बिगिनिंग। आप खुद की जगह बेटा, ये मैं नहीं बता रहा। कैपिटल एट बिगिनिंग, फिर इसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देते थे, अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे, और एडिशनल कैपिटल या एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर ऑनर ने की है वो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। और क्या माइनस करेंगे सर, माइनस करेंगे इसमें से ड्राइंग। और आखिर में हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एट द एंड आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये प्लस करेंगे सर, प्रॉफिट प्लस करेंगे सर, ड्राइंग जो है माइनस करेंगे सर, ड्राइंग ये भी माइनस करेंगे सर, प्राइवेट व्हीकल ट्रांसफर टू बिजनेस यूज ये प्लस करेंगे देव सर, आपके पास आखिर में आंसर आ जाएगा। ठीक है सर,
सर बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर शायद सी आ रहा है। आई थिंक सो, चलो सी आ रहा होगा। मैं आगे चलूं, जल्दी बताएं ताकि हम टाइम ज्यादा से ज्यादा चीजों को देख सकें। ठीक है सर, ओके, जज़ाकल्लाह। तो देख रहे हैं बेटा, ये कैपिटल की इक्वेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, बता रहा हूँ। सर आगे चलते हैं, चलें। ये एक और सवाल है, इसमें पूछ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। अब इसमें आपने दिमाग लगाना, अब इसमें डायरेक्ट तरीके से काम करना है, इसमें जीपी डायरेक्ट तरीके से फाइंड होगा। अब आप मुझे बताइएगा इसमें कैसे करेंगे। इसमें इस तरीके से फाइंड होगा, हम सेल्स लिखेंगे, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे, तो हमारे पास जीपी आएगा। सर वहां दूसरी क्वेश्चन क्यों यूज की थी? देखें, जीपी दो तरीके से फाइंड होता है, एक होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स के तरीके से, एक होता है रिवर्स ऑर्डर में। वहां उसने रिवर्स ऑर्डर में चीजें दी थी, यहाँ इसने डायरेक्ट शुरू से दी है। अब इसको कैसे करेंगे? अब इसमें एक मसला है, सेल्स हम कैसे लिखें। अब आप सबको एक चीज मैं बताऊँ, एक छोटी सी बात ध्यान में याद करना। साल के आखिर में जब भी अक्रूड होता है, हम क्या करते हैं? जब भी हमने पेमेंट की हो या पैसे रिसीव किए हो, साल के आखिर में जब भी कोई चीज ओविंग होती है, अक्रूड होती है, हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, लेस करते हैं। सिंपल सा, जल्दी से बताएं। साल के आखिर में कोई भी अक्रूड हम ऐड करते हैं, माइनस करते हैं। आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखी थी, तो हम लोग क्या करते थे? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते थे। अगर हमने कोई पेमेंट की है या हमने कोई इनकम रिसीव की है, लेकिन अक्रूड उसमें शामिल नहीं है, साल के आखिर में अक्रूड शामिल, हम उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? हमने हमें कस्टमर ने पैसे दिए थे 85,000, ठीक है, लेकिन हमने सेल्स ज्यादा की थी, कुछ पैसे बाकी रह गए थे, तो 85,000 में आप 10,000 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 95,000, ये हमारी हो जाएगी सेल्स। ठीक है, फिर माइनस करनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हमें पहले परचेज देखनी पड़ेगी। तो परचेजेस की उसने बताया कि हमारे सप्लायर को हमने पेमेंट की थी 60,000, लेकिन परचेज हमने ज्यादा की थी, कुछ पेमेंट बाकी रह गई थी, तो हम उसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 65,000। कितना हो जाएगा? 65,000। ये हमारी होगी परचेजेस, ये हमारी क्या होगी? परचेजेस। साल के आखिर में क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये हमने बेची नहीं है, तो आप सबको पता है ओपनिंग इन्वेंट्री सवाल में दी नहीं, तो ये निल हो जाएगा। और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या करते हैं? इसमें से माइनस कर देंगे 15,000। तो 60,000 में से आप 15,000 माइनस कर दें, तो 65,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे, आ जाएंगे 50,000। ये आप लिख दें। मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, इसमें सेल्स नहीं दी, तो या तो ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाओ, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना के करो, या आप डायरेक्ट, बहुत आसान सा तरीका है, हमने इतने पैसे रिसीव किए थे, ये साल के आखिर में अक्रूड थे, इन दोनों को ऐड किया, मेरे पास सेल्स आ गई। परचेजेस से नहीं दी, लेकिन सप्लायर का बैलेंस दिया है, तो सप्लायर का अकाउंट बनाओ या डायरेक्ट करो, हमने इतनी पेमेंट की थी, ये बकाया रहती है, ऐड कर दें, 65,000 आ जाएगा। ठीक, और 15,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस की, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। तो आंसर इसका आ जाएगा डी फॉर डॉट। चलें जी, थोड़ा टाइम मिलता है तो हम एक दो एमसीक्यू और कर लेते हैं। अच्छा, ये भी एक एमसीक्यू ये हो जाएगा, मैं फाइल भेज दूंगा, ये एमसीक्यू आपसे हो जाएगा, दूसरा वाला आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपसे क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछ रहा है, और आप सबको पता है आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स की इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। बस नेट परचेजेस लिखते हैं, तो अगर कोई रिटर्न है तो माइनस करेंगे। ठीक है, एक सवाल और था, अगर वो मुझे मिल जाता है तो स्पीड से उसको कर लेते हैं। ज्यादातर 7वां, 8वां, 9वां और 11वां ये एमसीक्यू होते हैं आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूँ, आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है, एमसीक्यू नंबर 17 में, 19 में, कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ, वर्किंग कैपिटल बताओ, और क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल बताओ, शेयर होल्डर इक्विटी बताओ, इस तरह के सवाल ज्यादा चल रहे हैं। तो अभी तो टाइम कम है, इसके लिए मैं आपको इक्वेशन बता दूंगा, वो यूज कर लीजिएगा। जैसे हम सबको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली आपका जो है, क्या नाम है, कैपिटल एम्प्लॉयड की मैंने इक्वेशन बताई थी कल आपको, कि एक तरीका तो ये होता है, चले मैं लिख देता हूँ जल्दी से, टाइम तो है, कि हम जो भी हमारे पास नॉन करंट एसेट हैं प्लस करंट एसेट हैं, और इसमें से हम क्या करें, करंट लायबिलिटी माइनस कर दें, तो हमारे पास इस तरफ आ जाएगा इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये दो चीजें जो है ना, उसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। जो आपके बिजनेस में टोटल पैसा लगा हुआ है ना, उसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर सवाल में इसने इक्विटी यानी शेयर होल्डर कैपिटल और रिजर्व दिए हुए हैं, उसमें अगर नॉन करंट लायबिलिटी ऐड कर दें, इससे भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। लेकिन कभी कभार सवाल में क्या होता है, वो ये इन दोनों में से कोई एक आइटम देगा, एक नहीं देगा, तो फिर हम इस तरीके से फाइंड करते हैं, इस वाले तरीके से, मतलब जितने भी एसेट्स हैं उन सबको प्लस करते हैं, जितने भी एसेट्स उन सबको प्लस करते हैं, उसमें से सिर्फ करंट लायबिलिटी माइनस कर लेते हैं। तो इधर भी यही सीन है, इधर इसने डिबेंचर तो दिया हुआ है आपको, लेकिन इक्विटी नहीं दी इसने आपको। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे, आपको पहले सारे एसेट प्लस करने पड़ेंगे, ये एसेट है प्लस कर लें,
ये एसेट है, प्लस कर लें, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट है, प्लस कर लें, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, ऐड कर लें, इन्वेंट्री एसेट है, ऐड कर लें। उसके बाद सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एसेट को कम करता है, माइनस कर लें, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, माइनस कर लें, और डिबेंचर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम ये वाला तरीका यूज करेंगे ना, ये वाला तरीका बेटा, इस वाले तरीके में हमें नॉन करंट लायबिलिटी नहीं लेनी होती, इसमें हमें करंट लायबिलिटी लेनी होती है। तो हमारा साल शुरू हो रहा है 2020 में, एंड हो रहा होगा 31 दिसंबर 2020, ठीक है, तो ये हमें 2025 में देने हैं, तो ये तो नॉन करंट लायबिलिटी ही नहीं है। तो आप देख लें आपके पास कैपिटल पॉइंट कितना है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहाँ तक है, मैं आपको ये शीट भेज दूंगा, आप इनकम रिकॉर्ड के सवाल कर लें इसमें से। इसमें रेशियो भी मिक्स है, तो रेशियो भी ट्राई कर लीजिएगा क्या कबाहत है, तो इंशाल्लाह आपकी इनकम रिकॉर्ड स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं बेटा।